बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं सबसे पहले ज़िक्र करूंगा बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल और बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के फ़ैसले कराची में। गुज़श्ता रात गए बलूचिस्तान के हवाले से बिलावल हाउस में एक अहम इजलास था और इजलास की सदारत की मोहतरमा फ़रियाल तालपुर साहिबा ने, जिसमें कयास आराइयाँ की जा रही थी कि पूरी बलूचिस्तान असम्बली को वहाँ कॉल किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली, उसमें अरकान कौमी असम्बली भी थे, सेनेटर्स भी थे, सूबाई असम्बली के लोग भी थे, उनको बुलाया गया है। और फिर ये दावा किया गया कि तमाम उन लोगों ने शिरकत की जिन लोगों को दावत दी गई थी। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि चंद अरकान असम्बली MPs जो थे बिलावल हाउस में फ़रियाल तालपुर साहिबा की जो पास मीटिंग थी उनके पास उसमें शरीक हुए थे। लेकिन बड़े अहम जो लोग थे, जो सरफराज बुगटी के साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में होते हुए भी, उन लोगों ने शिरकत नहीं की। और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। अब ये मीटिंग जो थी, एक बज़ाहिर तो कहा जा रहा था कि बलूचिस्तान में तंजीम साजी के हवाले से इस मीटिंग को बुलाया गया था, लेकिन असल सूरत हाल ये है कि अली हसन बरोई और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के दरमियान जो गुज़श्ता कई दिनों से इख्तलाफात का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी सरफराज बुगटी को शटअप कॉल दी थी अली हसन के कहने पर, उनकी शिकायत पर। तो उसके बाद से बलूचिस्तान हुकूमत में इख्तलाफात नज़र आ रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ही। तो ये फ़ैसला किया गया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक इजलास मुनक़्क़िद किया जाए और वो टास्क दिया गया था सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब की जानिब से फ़रियाल तालपुर साहिबा को। उन्होंने तमाम लोगों को दावत दी थी, लेकिन उसमें से कोई 20% लोग जो थे वो शरीक हुए थे। बाकी सब लोगों ने सरफराज बुगटी साहब के साथ रहने का कहा और फिर वो इस इजलास में शरीक नहीं हुए। यानी एक तरह से फ़रियाल तालपुर साहिबा के पास जो इजलास बुलाया गया था उसका उन तमाम लोगों ने बाइकाट किया और फ़रियाल तालपुर साहिबा के उस इजलास में आने से माजरत की। अगरचे इस सिलसिले में फ़रियाल तालपुर साहिबा ने जैकबाद से रुकन कौमी असम्बली एजाज़ जखरानी की भी ड्यूटी आयद की थी। चूँकि एजाज़ जखरानी जो हैं वो बलोच सरदार होते हुए उनका बलूचिस्तान में ख़ासा असर है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के जो अरकान असम्बली हैं उन लोगों ने फ़रियाल तालपुर साहब के पास आने से माजरत की और 1-2 दर्जन से ज़ायद अरकान बलूचिस्तान असम्बली, अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स ने फ़रियाल तालपुर साहिबा के पास आने से माजरत की और वो इस इजलास में शरीक नहीं हुए, जिसकी वजह से जो कहा जा रहा था कि बलूचिस्तान में सियासी तब्दीली लाई जा रही है वो किसी तरह से नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। दूसरी जानिब नाज़रीन, सरफराज बुगटी को हटाए जाने पर हमारे मुक़्तदर हलकों में भी ख़ासी हलचल नज़र आ रही है और सरफराज बुगटी को पीपल्स पार्टी में शामिल कराने वाले भी हमारे मुक़्तदर हलके थे। उससे कबल जब वो निगरान वज़ीर दाखिला थे और इंतखाबात से कबल जब उन्होंने रिज़ाइन किया था उस निगरान काबीना से, तो ये कयास किया जा रहा था कि वो मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करेंगे और फिर मुस्लिम लीग नून के ज़रिए वो वज़ीर आला बनाए जाएंगे। फिर ऐसा नहीं हुआ और नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से जो उन्हें नो लिफ्ट का बोर्ड लगाया गया था, तो जिसके बाद वो मुस्लिम लीग नून में जाने के बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी चले गए। और फिर ये भी महसूस किया जा रहा था, सरफराज बुगटी साहब ये महसूस कर रहे थे कि सिंध के साथ साथ बलूचिस्तान में भी आसिफ अली ज़रदारी साहब को हुकूमत बनाने की दावत दी जाएगी, तो जिसकी वजह से उनका पलड़ा भी उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में था और वो इस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्होंने उस वक्त ज्वाइन की थी। लेकिन तसलसल के साथ जो मदाखलत की जा रही है उनकी वज़ारत आला में, वो है अली हसन बरोई। अली हसन बरोई इस वक्त आसिफ अली ज़रदारी और मोहतरमा फ़रियाल तालपुर साहिबा की हाथ की घड़ी, जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी बने हुए हैं। यानी दोनों जो हैं इस वक्त, दोनों को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे लिया हुआ है, दोनों के वो चहीते हैं और उनके बगैर न तो सिंध में कोई अफसर तब्दील होता है, न बलूचिस्तान में कोई अफसर तब्दील होता है। तो बलूचिस्तान में अफसरान की तब्दीली की वजह से सरफराज बुगटी और अली हसन बरोई के दरमियान शदीद इख्तलाफात मौजूद हैं। लेकिन अब जो गुज़श्ता रोज़ जो इजलास हुआ उससे कबल तो ये कहा जा रहा था कि शायद
सरफराज बुगटी को हटा दिया जाए और अली हसन बरूई की मर्जी से या तो अली हसन बरूई को वज़ीर आला बनाया जाए या उनकी मर्जी और चॉइस पर वज़ीर आला किसी को बनाया जा सकता है। लेकिन कल जो अरकान असम्बली ने फरियाल तालपुर साहिबा के इजलास में आने से माजरत की, तो उसके बाद बलूचिस्तान में सियासी सुनेरियो तब्दील हो गया है। और दूसरी जानिब हमारे इदारों की जानिब से भी शटअप कॉल दी गई है सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब को कि वो बलूचिस्तान में छेड़छाड़ न करें, इसलिए कि बलूचिस्तान के हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते कि वहाँ कोई सियासी तौर पर तब्दीली की जाए। अली हसन बरूई जो हैं वो ताकत के बलबूते पर वहाँ के सरदारों को भी दबाना चाहते हैं और माहिरीन बलोच की जो सियासी जद्दोजहद है उसको भी वो दबाना चाहते हैं। लेकिन सरफराज बुगटी इन तमाम मामलात को सियासी तौर पर हल करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका ख्याल है कि तमाम मामलात सियासी तौर पर हल होने चाहिए और जो इदारों ने उनको ज़िम्मेदारी दी है वो उस ज़िम्मेदारी से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अली हसन जरदारी चूँकि एक तो वो अनपढ़ है और सियासत में नो वार दे, फिर सियासत का उनसे कोई ताल्लुक़ भी नहीं है। वो किसी ज़माने में गाड़ियों के पंचर लगाते थे, फिर लैंड ग्रेबर थे, फिर ज़मीनों पे कब्ज़े किए करते थे, तो ये उनका पेशा है। तो अब जो शख्स इस फील्ड से एकदम उठकर सियासत में आएगा तो उसको तमाम चीज़ों का ना तो बलूचिस्तान की असल सियासी सूरत-ए-हाल के मुतालिक उसको मालूम है और ना ही वो इसको हल करने की सलाहियत रखते हैं। तो अब सरफराज बुगटी पुराने सियासी वर्कर हैं और वो समझते हैं कि बलूचिस्तान का मसला किस तरह से हल होगा, लिहाजा सरफराज बुगटी को ये जिम्मेदारी दी गई है। और अब बलूचिस्तान में जो कहा जा रहा था कि सियासी तब्दीली आने का इम्कान है, ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अगर बलूचिस्तान में सियासी तब्दीली हुई तो ये समझे कि फिर पूरे पाकिस्तान में सियासी तब्दीली आ सकती है। तो वो जो एक मिशन था, जो कल एक बहुत बड़ा इजलास मुनक्कद होने की कयास आराइयाँ की जा रही थी, वो तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो प्लानिंग फेल हो गई है और इससे फरियाल तालपुर साहिबा को भी मायूसी का सामना करना पड़ा है, सदर मुमलिकत को भी इस हवाले से खासी मायूसी का सामना करना पड़ा है और फिर अली हसन बरूई को भी खासी मायूसी का सामना करना पड़ा। और अब ऐसा लगता है कि अली हसन बरूई को शायद बलूचिस्तान से भी फारिग कर दिया जाए। सिंध से तो वो फारिग अभी तक नहीं हो सके और उनका जो लैंड ग्रेबिंग का सिलसिला है और जो सिस्टम है उनका वो अभी तक चल रहा है। जबकि एक रशीद सोलंकी के ख़िलाफ़ एक लेटर जारी करके और उसका नाम एग्जिस्ट कंट्रोल लिस्ट में डालकर ये तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि सिंध में जो है वो सिस्टम का ख़ात्मा कर दिया गया है और करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ गहरा तंग किया जा रहा है। लेकिन ऐसा कोई सिलसिला नहीं हुआ। महज रशीद सोलंकी को इसलिए टारगेट बनाया गया है कि उन्होंने जो आखिरी दिन मुबैना तौर पर 50 करोड़ रुपए की एक बड़ी करप्शन की थी, वो पैसे उन्होंने उसका सिस्टम का हिस्सा उन्होंने नहीं दिया था, जिसकी वजह से उनके खिलाफ लेटर जारी किया गया। तो अब बलूचिस्तान में जो सियासी तब्दीली आ रही थी तकरीबन वो भी रुक गई है और अब जो तब्दीली के हालात और असरात नज़र आ रहे हैं वो मुल्क की सतह पर हैं। अब मैं नाज़रीन जिक्र करूँगा, आज एक यूट्यूबर ने एक बड़ी एक मियाँ नवाज शरीफ साहब की एक ऑडियो लीक हुई है, उसके हवाले से उन्होंने इंकशाफ किया है कि नवाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिनकी दो हुकूमतें हमारी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई यानी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की से ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से उनकी दो हुकूमतें ख़त्म की गई, उन्हें जेल में डाला गया और उन्हें गिरफ़्तार किया गया। तो दो हुकूमतें इस हवाले से उनकी जो है ख़त्म की जा चुकी हैं माजी में। तो उनकी एक ऑडियो जो है वो लीक हुई है और उस ऑडियो का दौरानिया है 73 सेकंड, जिसमें उन्होंने कहा है कि और ये जो वीडियो है मुबैना तौर पर कहा जाता है कि ISI के हमारे ज़िम्मेदार लोगों ने इस वीडियो को पकड़ा है, ऑडियो को, और इस ऑडियो को जो लीक हुई है उसमें नवाज शरीफ साहब ने एक तो फ़ौज को मुबैना तौर पर बदमाश करार दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी मुस्लिह अफ़वाज जो है वो बदमाश है और उसके अलावा उन्होंने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को भी धोखेबाज करार दिया है। और फिर उसी ऑडियो लीक में उन्होंने हमारे दुश्मन मुल्क जो हमारा सदा से दुश्मन है यानी हिंदुस्तान, उसको पाकिस्तान पर हमला करने की मुबैना तौर पर उन्होंने दावत भी दी है। ये ऑडियो लीक हुई है, एक यूट्यूबर्स ने लीक की है, उसका रिकॉर्ड भी मेरे पास मौजूद है। तो अब ये वीडियो लीक होने के बाद एक तो इस्लामाबाद के ऐवानों में हलचल मची हुई है, ख़ास तौर पर फ़ौजी हलकों में, और वो हल्के जो नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं उन हलकों में काफ़ी हलचल मची हुई है। और अमूमन लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस ऑडियो लीक होने के बाद उन पर संगीन गद्दारी का मुकदमा हो सकता है और इस मुकदमे में उनको मुलव्वस किया जा सकता है। जबकि इससे कबल
عمران خان صاحب نے جو کچھ لفظ استعمال کیے ہیں آرمی کے لیے، یا الطاف حسین صاحب نے یا جو کچھ کہا ہے پاکستان کے لیے، جو ماضی میں انہوں نے الفاظ استعمال کیے، یہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ اب دیکھنا یہ اور ہماری فوج کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ماضی میں جس طرح سے الطاف حسین صاحب کو ایک معمولی سے مطالبے پر اور ایک معمولی سی بات پر ان کو جو ہے ان پر پابندی عائد کی تھی سیاست پر، اور عمران خان صاحب پر جو 9 مئی کے مقدمات درج کیے گئے ان میں، اور یہ جو موجودہ آڈیو لیک ہوئی ہے اس کے تناظر میں نواز شریف صاحب کے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے؟ کیا ان کو بھی غدار قرار دیا جائے گا کیا؟ ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر نواز شریف کے حوالے سے ماضی میں دیکھا جائے 2018 کے بعد، 2018 سے اور 2023 کے درمیان جو پی ڈی ایم کے جو جلسے ہوئے تھے، اس میں نواز شریف کی لینگویج، مریم نواز صاحبہ کی لینگویج اور پی ڈی ایم میں شامل دوسری جماعتوں کی جو لینگویج تھی، اس کو بھی دیکھا جائے تو وہ ان لینگویج سے کہیں زیادہ خطرناک تھی جو عمران خان یا الطاف حسین صاحب پر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ تو اب ہماری آرمی چیف کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ آڈیو جو لیک ہوئی ہے، یہ اس پر نواز شریف صاحب کو کیا سزا ہونی چاہیے، اور اس سے کم جو جس پر الزام لگائے گئے ان دونوں لیڈران پر، تو اس کا یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے کہ ابھی اس حوالے سے ہونا کیا چاہیے۔ اب میں آخر میں ذکر کروں گا، بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے ایک مہم شروع کی ہے، اور اس مہم کا سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے اس مہم کے ذریعے یہ اپنی پارٹی کو، اپنے لوگوں کو آرگنائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ان کا کہنا تھا کہ الطاف حسین کے ان کے جو رابطہ کمیٹی کے جو پریس ریلیز آئی ہے اور جو ان سے ہماری بات چیت ہوئی ہے، رابطہ کمیٹی کے جو لوگ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ الطاف حسین کے نظریہ اور فکر و فلسفے کے فروغ کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ تمام کارکنان، تمام وہ لوگ جو متحدہ قومی مومنٹ سے محبت رکھتے ہیں 90 سے، وہ لوگ جو الطاف حسین کے نظریہ، فکر و فلسفے سے محبت رکھتے ہیں، ان کو لائک کرتے ہیں، یا الطاف حسین کی شخصیت سے جو متاثر ہیں، یا الطاف حسین صاحب کے نظریے سے جو متاثر ہیں، وہ لوگ 1 روپیہ دے کر اپنی انٹری بھی کرائیں اور الطاف حسین صاحب کے قافلے میں شامل ہونے کا جو ہے عندیہ بھی دیں۔ تو مقصد یہی ہے کہ جو لوگ اپنے خاندان کے ساتھ، یعنی یہ کہا گیا کہ اگر ہر شخص اپنے طور پر 1 روپیہ دے کر، ذمہ داروں کو 1 روپیہ دے گا، اپنا نام انٹری کرائے گا، اگر وہ پورے خاندان کا نام انٹری کرانا چاہے گا تو تمام لوگوں کا معاف کیجیے گا، فی کس 1 روپیہ وہ جمع کرائے گا تاکہ ان کی انٹری ہو سکے اور وہ بتا سکے کہ ہم لوگ الطاف حسین کے نظریے، فکر، فلسفے کے ساتھ ہیں، اور ان کا جو ویژن ہے ہم ان کو آگے بڑھانے میں ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے گزشتہ 24-48 گھنٹوں کے دوران۔ تو اس کا سلسلہ کافی حد تک تو شروع ہو چکا ہے، اور لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ رابطہ کریں جو علاقے کے ذمہ داران ہیں ان سے، اور رابطہ کر کے یہ اپنی 1 روپے کی جو مہم ہے اس کو آگے بڑھائیں تاکہ الطاف حسین صاحب کا فکر، فلسفہ، نظریہ اور عوام سے ان کی جو محبت ہے یا جو ان کا نظریہ ہے وہ آگے بڑھ سکے۔ ناظرین، ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد۔